हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी विद्यार्थियों को क्लासेज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और सभी बच्चों को क्लासेज बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करती हूँ वो वेरियस एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होते हैं और सभी एग्ज़ाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये टॉपिक इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इसके लिए, या ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम फील करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें और एक विश्वास के साथ पूरे क्लास में अंत तक जमे रहें। और उम्मीद करते हैं आपको सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही आप कह सकते हैं यूनिक क्वेश्चंस है जो दिए जा रहे हैं, और वही पॉइंट्स आपको उसी पॉइंट पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सभी टॉपिक नहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं जिससे हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ करके एक समझ विकसित कर सकते हैं। और बाकी यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और ज्ञानी बनने के लिए, या कह सकते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के लिए, एकदम अंदर से पढ़ने के लिए, विषय जो भी इंग्लिश लिया कोई भी सब्जेक्ट हो लोग लेकर के पढ़ते हैं, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बट हमें यहाँ पर टारगेट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। डीपली पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से छांट कर पढ़ना कि कौन सा पॉइंट हमें पढ़ना है, इसकी समझ होना बहुत आवश्यक होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि इसमें एसएससी सीजीएल के प्रश्न नहीं हैं, बैंकिंग के नहीं हैं, या टीजीटी के नहीं हैं, पीजीटी के नहीं हैं। सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आप ध्यान दें, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस है शी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से 5 पॉइंट। तो पहले आप समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करते हैं, नियरनेस वर्ड्स को चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज आवश्यक है, ठीक है, और यहाँ पर टेंस तो चेंज होना ही होना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। कंजक्शन दैट लगाना है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, दूसरा कंजक्शन दैट, तीसरा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज, नियरनेस वर्ड्स में चेंज और प्रोनाउन में चेंज। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अपने ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन कह रहा है शी सेड टू हिम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में था, वाई ही डोंट यू गो टुडे। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर वाई जब दे दिया है तो यहाँ पर तो सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। अब किस में बदला है? यस, बी सी डी में बदला है, फर्स्ट में नहीं बदला है, तो पहले ही आप इसको चेंज कर दें, ठीक है, इनकरेक्ट कर दें। क्योंकि पहले ऑप्शन में जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के जो है वर्ब में चेंज था, सेड या सेड टू को आस्क्ड में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, वो पहले में नहीं किया तो आपने इसको किनारे कर दिया। अब इसका मतलब है पहले ऑप्शन पे आपको ध्यान ही नहीं केंद्रित करना है। बी सी डी पर आप आ जाएं तो बी सी डी में आपको ध्यान है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में दैट लगता है कंजक्शन, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको वही क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव की तरह यूज़ कर लिया जाता है। और यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो हम सभी को इफ़ या वेदर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, इफ़ या वेदर का यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इफ़ या वेदर वाला कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। एक तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और दूसरे यही कंजक्शन आपको बना लेना है। तो अब आप देखते हैं पहला जब आपने निगलेक्ट कर दिया तो सेकंड में आप आ जाएं, फिर टेंस पर पहुँचे तो डोंट है, तो डोंट का यहाँ पर डिड नॉट होना चाहिए। डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फिर से आप पहुँचे,
अब जब डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए तो ये कैसे होना चाहिए, तो मित्रों याद रखिएगा, क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है आप ऐसे समझें, क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसके बाद सीधे सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आता है, ये असर्टिव सेंटेंस का रिलेटिव कंजक्शन बन जाता है, ये अब क्वेश्चन वर्ड नहीं रह जाता। अब आप देखें, पहला आपने पहले ही गलत कर दिया, दूसरे में आए वाई ही डिड नॉट गो, बिल्कुल सही, यहीं पर आपको सही मिल गया। डू नॉट गो तो डिड नॉट गो मिल गया, और यू आपका सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। टुडे आपका दैट डे में चेंज होगा तो सेकंड में हुआ है। थर्ड में देखें वाइट को ही स्किप, वाई को ही स्किप कर दिया है, और डी में अगर हम सब देखें तो सब कुछ तो दिया है, लेकिन यहाँ पर हम सभी को टुडे को दैट में नहीं चेंज किया है, और ऐसा रूल है टुडे दैट डे में जाता है। तो आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा कि बी ऑप्शन ही कैसे करेक्ट होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Change this sentence into indirect speech. Are you alone? My son asked a soft voice close behind me. ऐसे सेंटेंस ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। अब आप बताएं, उस वाले रूल के साथ साथ आप थोड़ा स्मार्टनेस को भी साथ में लेके चलें, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। बताएं, आर यू अलोन माई सन, कह रहा है क्या तुम अकेले हो मेरे बेटे। एक सॉफ्ट वॉइस से जो है मेरे पास, मेरे पीछे खड़े होकर के उसने पूछा, या मेरे पास से आवाज़ आई। बताएं क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन अगर हम सब देखें, अ सॉफ्ट वॉइस आस्क्ड दैट व्हाट, तो आपको ध्यान है कि जब भी कोई भी कंजक्शन यूज़ होता है तो हेल्पिंग वर्ब से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अपने पास से कुछ क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब से, तो कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं। ऐसा थोड़े है कि इफ़ या वेदर के अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दे, नहीं लगा सकते। तो आप पहले ऑप्शन में आ जाएं, यहाँ पर दैट और व्हाट जो है लगा दिया है, यही सबसे पहले गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन में देखिए, सेड या सेड टू को उसने आस्क्ड करके पूछा ही है, तो आप पलट के उसको सेड टू नहीं बनाते हैं। सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदला जाता है, ना कि आस्क्ड को सेड या सेड टू में। बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन पर पहुँचे तो सी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन में इफ़ का प्रयोग तो किया है, बट आप देखें, अ सॉफ्ट वॉइस फ्रॉम माई बैक आस्क्ड इफ़ आई वॉज अलोन। अब यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ तो सही है, लेकिन यहाँ पर आप और सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड जो शब्द पहले से लगाया हुआ है आप क्वेश्चन में, तो इस बिहाइंड पर आप ध्यान दें, इस बिहाइंड को इसने हटा दिया है, और अपने तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं। जिसको आप चेंज करने के अधिकारी हैं उसी को तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंजक्शन यूज़ करना है, सेड या सेड टू को चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, ठीक ना, नियरनेस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नरेशन ने पूरा अधिकार दे दिया सब कुछ बदल डालें। तो बिहाइंड को उसने फ्राम कर दिया, और सेंस चेंज करने का अधिकार जितना आपको मिले हैं 5 रूल के माध्यम से, उतना ही अपना यूज़ करें। तो ये बिहाइंड मी को इसने हटा दिया था, फ्राम कर दिया था, डी ही करेक्ट आंसर होगा। अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी, यहाँ पर आप देखिए, अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी। अब आपको लग रहा होगा क्लोज को हम क्या करें, तो चारों ऑप्शन में से ही तो आपको एक चुनना होगा। नन ऑफ दीज आपका दिया नहीं है, जो जिस तरह से ऑप्शन देगा उसी तरफ से आप भी अपने मीनिंगफुल सेंटेंस को ढूंढने निकल पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिहाइंड को इसने फ्रॉम माई बैक कर दिया था, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपको बिहाइंड मी को वही का वही लिख लेना है, कुछ चेंज नहीं करना है, और इफ़ का यूज़ किया ही है, और आई वॉज अलोन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डी ऑप्शन कैसे सही है। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए ध्यान केंद्रित करें, मॉडर्निटी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाना पड़ेगा। सेंटेंस कंप्लीशन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर 3 सेंटेंसेस, ठीक है। आपको इसको कंप्लीट करना है। सेंटेंस है, ही लुक्स एज इफ़ ही,
अब डैश करके अ मैड मैन दिया है। अब आपको एक बात बताई गई थी, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। क्या था? एज इफ हो, एज दो हो, ठीक ना। तो इसके साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर लगेगा। यदि अगर आपको ध्यान हो तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। एज इफ यानी इसका मीन्स होता है मानो कि। आप कहते नहीं है वह चलता है दौड़ता है, मानो कि, जैसा कि। आप इस तरीके से मानो कि, जैसा कि करके किसी को आप पहुंचा देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पहले ऑप्शन में जब आप स्टार्ट से चलेंगे तो आपको पहले वाज देगा। कोई भी विद्यार्थी ही के साथ वाज जो है यूज़ करने की कोशिश करेगा जब तक उसको ये रूल ध्यान नहीं होगा। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मुझे लगता है कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हो जगह जहाँ ये पूछा ना हो, ठीक है। आई मीन टू से इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे हों, ठीक ना। बहुत बार पूछते हैं कोई भी विद्यार्थी, नॉर्मली कई बार होता है रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाता है कि यहाँ एज इफ एज दो हो तो हम इसको चेंज करेंगे वर में। ही के साथ वॉज सभी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए वॉज देखने में तो सही लग रहा है बट ये आपका गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ये वॉज नहीं होगा। ही वर मतलब वह, ही लुक्स वह जो है देखता है क्या, जैसे कि, मानो कि वह एक मैड मैन हो। इज भी गलत, आर भी गलत, ठीक है। और आपका बी ऑप्शन सही होगा। फिर से वही बात ध्यान रखें, 3 पॉइंट हैं। पहला तो आप ध्यान रखें एज इफ कहीं पर दिया हो। आई होप बच्चों आपको ये, अगर कल की क्लास अटेंड किए होंगे तो कल भी एक ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कल भी एक ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। एज इफ हो, एज दो हो, और क्या हो, इफ हो, इसके बाद वाले क्लॉज में इमेजिनेशन हो। इमेजिनेशन, ये पॉइंट आपको बताया गया था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आपको बताया गया था यहाँ पर हो तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सब्जेक्ट हो हमेशा वर ही यूज़ होगा। यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, इस तरीके से आपको उदाहरण भी कुछ दिया गया था। प्रधानमंत्री होता, लास्ट क्लास में आपको पूछा गया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। ही बिहेव्स वह बर्ताव करता है, व्यवहार करता है, एज दो जैसा कि, मानो कि वह नेपोलियन हो। यहाँ पर आप देखिए नेपोलियन बोनापार्टा की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या कोई नेपोलियन बन सकता है? ही वॉज ओनली वन पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है यह भी एक कल्पना है या एक मिथ्या बात है, हर कोई नेपोलियन नहीं बन सकता, कोई किसी की पर्सनैलिटी धारण नहीं कर सकता। यहाँ पर भी देखिए ही वॉज ही कोई बच्चा करेगा, या बिहेव्स को देख के इज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सामान्यतः बच्चे दिमाग में लेके चलते हैं कि एक क्लॉज अगर प्रेजेंट से स्टार्ट हो रहा है तो बाद में प्रेजेंट या फ्यूचर ही होगा, लेकिन नहीं बच्चों, आपको ऑप्शन के अनुसार और कुछ रूल जैसे कहा जाता ना एक्सेप्शन, उस एक्सेप्शन के अनुसार आपको मुड़ जाना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ही वर ले लेता है, यहाँ पर वाज और हिज ये सब नहीं होता है। यह भी इनकरेक्ट, यह भी इनकरेक्ट, यह भी इनकरेक्ट, तीसरा सही है, ठीक है। नोट कर लें इसको क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें। ही डैश अ लैम्प फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीलिंग मीन्स छत होता है ना, अंदर की छत हो तो सीलिंग कहा जाता है और ऊपर की छत हो तो रूफ कहा जाता है। जिस पर आप जो है पैरों के नीचे ले जाते हैं और कपड़े फैलाते हैं उसको रूफ कहते हैं, और जिसमें फ़ैन लटकता है उसको सीलिंग कहते हैं, अंदर की छत। अब ये पॉइंट आपको कंफर्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। हैंग, हैंग्ड, हंग और हैंगिंग, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आपके कंफ्यूज़न को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो हैंग है ये दो होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यदि हैंग हो, ठीक है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, आप ऐसे कर लें। अब आप देख रहे हैं हैंग मीन्स होता है फांसी देना, ठीक है, फांसी देना, कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड मृत्युदंड, ठीक है, फांसी देना।
इसको कहते हैं डेथ सेंटेंस, यानी फांसी देना। इसका जब सेकेंड फॉर्म होता है तो हैंग्ड यूज होता है इसके लिए, और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होता है, मीन्स ही वॉज हैंग्ड, उसको फांसी दिया गया था। दे आर हैंग्ड मतलब उनको फांसी दे दी गई है, पैसिव वॉइस में बोला जाता है। लेकिन जब टांगने की बात होती है, टांगना, कोई चीज़ टांगना, कपड़े टांगना है ना, किसी भी चीज़ को टांगने की बात होती है, ठीक है, जिससे हैंगर बना है, ठीक। तो पुट अप मीन्स होता है टांगना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैंग होता है, मिलता जुलता है, देख पा रहे हैं ना आप। लेकिन जब इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करें तो हंग होता है। अब आप आ जाएं हंग, इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू डू, ठीक है। देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे आप। अब प्रश्न पर आ जाएं। ही डैश अ लैम्प, तो उसने क्या, यहाँ पर फांसी देने की बात हो रही है कि लैंप को फांसी दे दिया, कि छत से एक लैंप को टांगा, बताइए, टांगा ना, यानी कि यहाँ टांगने लटकाने की बात हो रही है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है हैंग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हैंग्ड, तो ये इसका मीन्स होता है टांगना, तो यहाँ पर तो हैंग्स होना चाहिए था, तब ये सही होता। दूसरा देखें सेकंड हैंग्ड, तो ये तो फांसी देने वाले का सेकंड फॉर्म हो गया, फांसी देने वाले का सेकेंड फॉर्म हो गया। अब आप बात करते हैं तीसरे वाले ऑप्शन की, तो तीसरे ऑप्शन पर है ही हंग, ठीक है, ही तीसरे वाले ऑप्शन पर है ही हंग, तो यही बात सही है, ठीक है, हैंग का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, टांगा या लटकाया, इस तरीके से पुटअप, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हैंगिंग, तो जब तक इज एम आर वाज वर नहीं होगा तब तक हैंगिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आपको भूलने के चांसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, नोट करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्स, बताएं कौन सा सही है। पहला, ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्स, दूसरा, ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्ड, तीसरा है, दो ही ट्राइज हिज बेस्ट ही यट ही फेल्ड, और चौथा है नन ऑफ दीज। बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चार में से एक कोई सही है, बाकी रेस्ट गलत हैं। आप देख पाते हैं, इसको समझ लें। दो क्लॉज दिया हो और एक क्लॉज दूसरे क्लॉज के अपोजिशन में हो तो यट का प्रयोग होता है। जैसे कह दिया जाए, यद्यपि वह कमज़ोर है फिर भी वह मेहनत कर रहा है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। इस तरीके के सेंटेंस में ये फिर भी आप लगाते हैं, यानी एक क्लॉज का दूसरा क्लॉज अपोजिशन करेगा, एडवर्सेटिव कंजक्शन हो जाता है, ठीक है। दूसरा यट अकेले अगर नहीं आता है तो किसके साथ आता है, तो इसको याद रखें। ये जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, जैसे कंपाउंड में आएगा तो यट अकेले आएगा, इसको ध्यान रखें। बट जब ये कॉम्प्लेक्स में आता है तो यद्यपि और फिर भी के अर्थ में दो, THOUGH, या ऑल दो के बाद जो कंजक्शन होगा वो यट होगा, बट वगैरह कुछ नहीं यूज़ होता। ये दो प्रकार से यूज़ होता है, एक ऑल दो के साथ यट का प्रयोग होता है और दूसरा यूज़ होता है यट का अकेले। अब आ जाएं क्वेश्चन पर। बहुत सारे विद्यार्थियों को सही लग रहा होगा पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, लेकिन मात्र यट को पकड़कर और दो को पकड़कर ही नहीं सेंटेंस को करेक्ट कर सकते ना, बहुत सारे रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। यट का प्रयोग तो पहले, दूसरे, तीसरे सब में हुआ है, लेकिन अब आ जाएं आप अपने टेंस पर। बच्चे कहते हैं टेंस बहुत आसान है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी तो है। आसान तो है, बहुत अच्छी बात है, बट जब टेंस आपको बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है रूल को, तो कहीं कहीं कन्फ्यूज़न हो जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल। बहुत से बच्चों को ये सही लग रहा होगा, बट अब फिर से मैंने टेंस की जिक्र की है, जब यहाँ पर पास्ट जब है तो यहाँ पर प्रेजेंट कैसे आ सकता है, मीनिंग भी तो नहीं कंप्लीट हो रही है। कह रहा है कि उसने
प्रयास तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन वह फेल हो जाता है कि फेल हो गया? फेल हो गया होना चाहिए। बी में आ जाए, ही ट्राइड हिज बेस्ट यट ही फेल्ड, ये तो सही है। यद्यपि कि उसने बहुत बढ़िया प्रयास किया फिर भी फेल हो गया, ये सही है। तीसरा क्यों गलत है? वही प्रॉब्लम। यद्यपि वह बहुत बढ़िया प्रयास करता है फिर भी फेल हो गया कि हो जाता है? हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है? आपने बहुत सब हर तरीके से आपने इसको परीक्षण किया और बी ही आपके परीक्षा पर पास हुआ, तो आपको बी आंसर करेक्ट है ये पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको मिल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी वही बात है, वेयर यू, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ संभावित क्वेश्चंस हैं, कुछ आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दिए जा रहे हैं, ताकि आपको हर तरीके से सारे रूल्स का जानकारी हो सके, आपको एक बहुत सारा कलेक्शन मिल सके नियम का। बताएं, वेयर हैव यू गॉन लास्ट नाइट, वेयर हैव यू वेंट लास्ट नाइट, वेयर हैव यू, वेयर डिड यू, इसके बाद गो लास्ट नाइट, वेयर डिड यू वेंट लास्ट नाइट। बताएं, बहुत से बच्चों को पहले ही सही आंसर पहला ही लग रहा होगा, बहुत से बच्चे दूसरे में भी लटके होंगे, बहुत से तीसरे, बहुत से कह रहे होंगे मैम चौथा सही है यही लगा दीजिए, बट नहीं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको बच्चों ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा सी। कैसे? आप देखिए, पहले ऑप्शन में कह रहा है वेयर हैव यू गॉन लास्ट नाइट। आपको एक रूल बताया गया, यदि सेंटेंस में लास्ट हो, यस्टरडे हो, यस्टरडे हो, उसके बाद क्या दिया हुआ हो, यस्टरडे हो, बिफोर हो, द प्रीवियस डे हो, ऐसे सिचुएशन में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। तो जब यहाँ पर लास्ट नाइट दे दिया है तो आप कैसे हैव का यूज़ कर सकते हैं? गलत हो गया। बी में देखें, यहाँ भी गॉन तो दिया है हैव के साथ, लेकिन लास्ट नाइट की वजह से ये पैटर्न नहीं सही है। बी में देखें, वेंट दे दिया है लास्ट नाइट के साथ, वेंट यहाँ पर तब सही होता जब वेयर का प्रयोग ना होता, यू वेंट लास्ट नाइट, यू वेंट देयर लास्ट नाइट, तो सही होता, यहाँ पर हैव के साथ गलत हो गया। सी ऑप्शन पर अगर आप आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर C7 का सी ऑप्शन ही करेक्ट है। डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ये सही है। डी की बात करें तो डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। बताएं, इल्यूजन होता है, इल्यूजन होता है, इमेजरी होता है या एड्रेस होता है? विच ऑप्शन इज़ आवर करेक्ट आंसर? फॉल्स आइडिया और इमेज कह रहा है, बहुत सारे बच्चे इमेज से इमेजरी लगा देंगे, बहुत सारे बच्चे अक्सर करके ये भूल हो जाती है। बताएं, यस, नोट डाउन करते रहें। इल्यूजन मीन्स होता है एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, इसका मीन्स होता है एल्यूजन, यानी किसी को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष कोई बात कहना एल्यूजन कहलाता है। इल्यूजन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ना मति भ्रम, दृष्टि भ्रम, मृगमरीचिका, इस तरीके के कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं ना अपने डेली लाइफ में, ये हम सभी का इल्यूजन होता है। और भी अच्छा उदाहरण अगर आप प्रयास करें जानने का तो कभी कभी होता है हम सभी को कुछ चीज़ें दिख जाती हैं लेकिन वो होती नहीं हैं, जैसे रेगिस्तान में सूखे में पानी का एहसास होना, पानी में सूखे का एहसास होना, सूर्य का हमारी आँखों से दिखाई देना परंतु वह रियल में होता नहीं है, वो रिफ्लेक्शन होता है। हम सभी देखते हैं ना प्रकाश का आंतरिक परावर्तन,
हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें केमिस्ट्री में, साइंस में। ये सब इल्यूजन होता है, दृष्टि भ्रम। या कई बार होता है ना, अचानक कुछ दिख जाता है, वो होता नहीं है, फिर जब हम दोबारा सही से देखते हैं तो वो नहीं होता है। कई बार एग्ज़ाम में तो दृष्टि भ्रम होना एकदम कॉमन सी बात है, इसको ऐसे ही भी दिमाग में रख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फट से सी लगा के चले आते हैं। स्पेलिंग में तो कई बार बच्चों को ऐसा होता है, या जो दिमाग में चलता है वही दिख भी जाता है। नज़रों का भ्रम, नज़रों का फेर, यही सब हमारा इल्यूजन है। इमेजरी क्या होता है विद्यार्थियों, तो इसको जानने का प्रयास करें। इमेजरी एक जो है लिटरेचर का शब्द है, और इसका मीन्स होता है, जैसे अगर आप देखते हैं कोई भी पोयम या कोई भी आप प्रोज का कोई चैप्टर देखते हैं, तो उस चैप्टर में जिस जैसे जैसे कवि बात करता है या जैसे जैसे ऑथर बात करता है, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक फ़ोटो बनने लगती है या एक इमेज बनने लगती है। उस इमेज को ही हम इमेजरी बोलते हैं, मानसिक छवि बनना, ठीक है ना, मानसिक छवि बनना, ये कहलाएगा इमेजरी, ठीक है। अब एड्रेस की बात करें तो संबोधन, ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चूज द करेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। लेक ऑफ एनफ ब्लड, क्या बोलेंगे इसको? जब रक्तल्पता हो जाती है, रक्तल्पता यूज़ करते हैं ना हम सभी, खून की कमी होना, तो उसको हम सभी क्या बोलते हैं? उसको हम सभी बोलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए पहले, इंसोमाइनिया या एनीमिया, इसेंट्रिक, इंट्रोवर्ट। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत सारे अपने आसपास तो खास करिए गर्ल्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, लेकिन कि समय पे उनका ब्लड कम हो जाता है, बट ये समस्या किसी को भी हो सकती है। इंसोमाइनिया मीन्स होता है नींद ना आना, लेक ऑफ स्लीपिंग, नींद ना आना, उसको बोलते हैं इंसोमनिया। कैसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं? सोमनम मीन्स हम आपको बताए थे ना, नींद की, नींद होता है स्लीप। सोमनम बुलिस्ट, सोमनम लोकिस्ट, कुछ वर्ड्स आपको बताए गए थे। तो इन मीन्स होता है अपोजिट, तो इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, नींद ना आने की बीमारी, ठीक है, नींद ना आने की बीमारी। एनीमिया रक्तल्पता, यही अपना करेक्ट है, लेक ऑफ ब्लड। इसेंट्रिक मतलब होता है पर्सन हु हैज़ ऑड हैबिट्स, मतलब सनकी, इसको बोलते हैं ना, सनकी, झक्की, इस तरीके से उठा के किसी भी चीज़ को फेंक दे, तोड़ दे, गुस्सा करे, ऐसे व्यक्ति को इसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ऑड हैबिट्स वाला आदमी, ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ ऑड हैबिट्स। इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। आई होप आपको ये चारों वर्ड कंफर्म हुए होंगे, और ये स्पेलिंग में भी पूछ सकता है, ये आपको एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछ सकता है, वन वर्ड में तो पूछता है। और आपको इन सारे शब्दों को कैसे तोड़ कर समझना है। जैसे आपने सोमनम मीन्स पता है नींद, अगर कहीं पर आपको नींद से संबंधित शब्द पूछता तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाता ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। पिक आउट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंग्विश, सबसे पहले बताएं एंग्विश मीन्स क्या होता है? पीड़ा। बहुत सारे बच्चे फटाफट पेन को आंसर कर देंगे। एंग्विश मीन्स पीड़ा, दर्द, तकलीफ। फटाफट पेन आ रहा होगा दिमाग में, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चों एंटोनिम पूछा है, और एंटोनिम मीन्स क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंटोनिम होता है विलोम। अब बताएं, तो पेन तो सिनोनिम हो गया, कंफर्ट इसका करेक्ट आंसर। एंटरटेनमेंट सॉरो नहीं होगा। देखिए पेन और सॉरो ये दोनों मिलजुल रहा है ना, तो ये दोनों नहीं होगा। कंफर्ट एंटरटेनमेंट मिल रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए ये कहता है ना, तकलीफ भरा, दर्द भरा, चुभन, पीड़ा,
तो कंफर्ट मीन्स आराम होता है, जस्ट अपोजिट आपको चाहिए था। एंटोनिम पूछा है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कैसे क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम में, कौन कौन सा आइडिया हम सभी को प्रश्न में लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स provides the most appropriate one word substitute for the expression given below a supporter of the cause of women। बता, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन एग्जाम में दिया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है और पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताएं, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के बात को रखता हो, महिलाओं का सपोर्ट करता हो, महिलाओं की तकलीफ़ को समाज के सामने रखता हो, उनके लिए सहानुभूति रखता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड इफेमिनेट, फेमिनिस्ट, अमेजॉन, फास्टिडियस। बहुत अच्छे शब्द हैं ये सारे शब्द। जब आपको मिलेंगे कि इसका क्या क्या मीनिंग होता है तो आपको बहुत मज़ा आएगा अभी आंसर जानने के बाद कि मैं ऐसे लोग आपको अपने आसपास मिलते हैं बट उनकी इंग्लिश नहीं मालूम होती है। तो बताएं कौन सा आंसर सही होगा। ई फेमिनेट, अब आपको लग रहा होगा यही होगा क्योंकि फेमिनाइन मीन्स महिला होता है, ठीक है। फेमिनाइन, फेमिनाइन मीन्स होता है ना लेडी। इसका कौन सा आंसर करेक्ट माना जाए, बताएं। पहला ऑप्शन कह रहा है इफेमिनेट, दूसरा फेमिनिस्ट। तो आई एस टी, ऐसे ध्यान करें, आई एस टी मीन्स आपको हम बताए थे ना पर्सन। इफेमिनेट, अमेजॉन और फास्टिडियस में आ जाएं। आपको आंसर तो पता चल गया ना, आंसर बी है, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। बट आप अगले सारे शब्दों को भी तो जानने का प्रयास करें। इफेमिनेट मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिए। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा जो है पर्सन जो महिलाओं के लक्षण को रखता हो, यानी वो ईश्वर के द्वारा बॉय के रूप में धरती पर आया हो बट उसके लक्षण जो हों वो कैसे हों, लाइक गर्ल, लड़कियों जैसे उठना बैठना पहनना ओढ़ना, उसके शौक, उसके क्रियाकलाप उसी प्रकार से, चलने में लचक हो, बोलने में उसी प्रकार से मधुरता वाली स्टाइल हो, बाल बाल बड़े हों, कानवान आपका जो है लड़कियों जैसा बना के चले। मीन्स ऐसे शौकिया मिजाज वाला लड़का जो ईश्वर के द्वारा तो बॉय बनाया गया है बट वो चाल चलन से, हाव भाव से, व्यवहार से महिलाओं के लक्षण को लेकर के चलता है। अपने आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका शौक ही होता है लड़कियों जैसे रहना। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिला है इफेमिनेट, ठीक है। तो अब और आगे बढ़ते हैं, अगले ऑप्शन पर जस्ट अपोजिट अमेजॉन होता है। इफेमिनेट मतलब होता है पुरुष लड़कियों जैसे लक्षण वाला पुरुष, और अमेजॉन मीन्स होता है कि लड़कों जैसे यानी कि बॉय जैसे लक्षण वाली गर्ल। अब आप इसकी बात करें, मीन्स ईश्वर ने, नेचर ने उनको एज अ गर्ल धरती पर भेजा है, लेकिन उनके कपड़े, उनके पहनावे, उनके शौक, उनकी स्टाइल, उनका बात करने का तरीका, उनकी वॉइस, ठीक है, एकदम हार्श होगी, एकदम सख्त मिजाज वाली होगी, आवाज़ में मधुरता नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए अमेज़ॉन वर्ड आया, वही अमेज़ॉन जिससे आप ऑर्डर करके सामान मंगाते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो, बहुत सारे हैं ना, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जानते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी भी मिल गया आपको, इसका भी एक्सप्लेनेशन। डी पर आप पहुँचे तो फास्टिडियस, ये भी हमारे ही बीच में पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ यानी कि बड़े मुश्किल से प्रसन्न होने वाला, यानी नाक पे उसके हमेशा गुस्सा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसे व्यक्ति को फास्टिडियस कहते हैं। मीन्स हंसाना बड़ा मुश्किल होगा, मनाना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसे लक्षणों वाला इंसान हमेशा
फास्टिडियस कहलाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिले हैं और ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस माई कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। बताएं क्या होगा करेक्ट आंसर। मेरे कैप्टर्स ने क्या किया, मुझे कहाँ भेज दिया, जेल को भेज दिया। पैसिव वॉइस बनाना है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया वर्ब और इसका मेन वर्ब टेकिंग हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, टू प्रिजन प्लेस है, कहाँ को भेज दिया। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा हो, वेयर से आंसर हमेशा कॉम्प्लीमेंट वगैरह का मिलता है बट ऑब्जेक्ट का नहीं मिलता। तो प्रिजन को आप ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। मी को आप आगे लाएंगे, आई में कन्वर्ट करें। तो दो ऑप्शन में ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने देखा है ना, इस तरह से सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरीके से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब भी दो पार्ट में, एक हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एक हो जाएगा मेन वर्ब जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। ये सारे कुछ फैक्ट्स आपको पता चलते हैं अब ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन पर देखेंगे, कह रहा आई वॉज बींग टेकन। तो क्या ये करेक्ट आंसर है? फटाफट बताएं, ध्यान करें फिर से। यदि इज एम आर हो, यदि इज एम आर वाज वर, तो ये नहीं चेंज होता है बल्कि इनके बाद बींग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। यही स्टाइल अगर आपको याद है तो आपका ये रूल करेक्ट होता है और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाई लगा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी पे अगर हम लोग पहुँचे तो बी पर देखिए, द कैप्टर्स को ही वापस द लगा के बात कह रहा है तो ये भी इनकरेक्ट है। सी आईड हैड टेकन और नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा क्यों आखिर ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस, लेट मी एक्वेंट हिम डैश टॉपिक द टॉपिक। बताइए इसमें क्या किया जाए। एक्वेंट मीन्स होता है परिचय, ठीक है। मेरा परिचय उससे हो जाने दो इस टॉपिक के बारे में, या मुझे उससे इस टॉपिक का परिचय करवा देने दो। बताइए एक्वेंटेंस, एग्जाम आता है ना, एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछता है एक्वेंटेंट, एक्वेंट या और एक्वेंटेंस की। बताइए एक्वेंटेंस मतलब, एक्वेंट मीन्स क्या होता है, परिचय देना। बताएं कौन सा होगा। बिल्कुल सही बच्चों, ध्यान करिएगा। एक्वेंट के साथ हमेशा, एक्वेंट के साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। फिक्स प्रीपोजिशन है प्लस कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। इसको आप ऐसे नोट कर लें, फटाफट याद कर लें तुरंत कि हाँ मैम बोल रही हैं एक्वेंट विथ मी, तो इसका मतलब एक्वेंट विथ मी। अब एग्ज़ाम तक उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। एक्वेंट के साथ हमेशा विथ लगता है। अब देखेंगे, अबाउट इनकरेक्ट हो गया, विथ करेक्ट हो गया, टू इनकरेक्ट हो गया, ऑफ इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम में जब प्रीपोजिशन को आप पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें, फिक्स प्रीपोजिशन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो वाला स्टाइल अब कम ख़त्म हुआ बच्चों। जब स्थिर के लिए ऑन यूज़ करते थे और स्टेबल होता था, अगर अनस्टेबल तो अपॉन यूज़ करते थे। फिर आप अंदाज लगाते थे कि कुएं में गिरा तो मोशन हुआ, इनटू लगा दें, रखा हुआ है तो इन लगा दें। पूछता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। अब फिक्स प्रीपोजिशन या फ्रेजल वर्ब को पूछता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब को पूछता है, मतलब एक वर्ब एक प्रीपोजिशन बराबर फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, मीन्स जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रेक इनटू, ठीक है, ब्रेक इनटू। और आपने पढ़ा होगा लुक आफ्टर, आपने पढ़ा होगा लुक फॉर, तो आपने पढ़ा होगा लुक फॉर, लुक आफ्टर। तो क्या इसका मतलब ब्रेक इनटू मतलब में तोड़ देना। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, इनटू मने में, लुक मने देखना, आफ्टर मने पीछे। जब जब आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी नहीं रहेगी, याद नहीं करेंगे बच्चों, तो यही मीनिंग निकालेंगे। बट आप ध्यान रखें, ब्रेक इनटू मीन्स होता है सेंध मारना। गांव वगैरह में
क्या होता था पहले, नकब कट जाती थी, दीवार काट के चोरी हो जाती थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जो है चोरी से चोरी करना। इसका मीन्स ब्रेक इनटू मीन्स सेंध मारना या जो है नकब काटना। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, ये तो वेल नोन वर्ड है। लुक फॉर मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है ना, टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल करना। लुक इनटू, लुक फॉर मैंने खोजना, ठीक है, देख लेंगे। लुक अगर इनटू दिया हो तो इसका मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, में झांकना, में देखना नहीं। लेकिन अगर लुक फॉर दिया हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना। जैसे क्या खोज रहे हो, वाट आर यू लुकिंग फॉर, मैं मेरी पेन ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। ऐसा मतलब नहीं है इसका कि मैं अपने पेन के लिए देख रहा हूँ। तो ये स्टाइल फ्रेजर वर्ब है बच्चों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान करें। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डू नॉट क्वेरल डैश योर नेवर्स। बताएं, फ्राम लगा दें, बाई लगा दें, विथ लगा दें, अगेंस्ट लगा दें। फटाफट बताएं विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बताएं, आंसर करें। देखिएगा, क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, झगड़ना। इसके साथ यदि पर्सन है, ठीक है, पर्सन, तो विथ लगता है, याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। और यदि पर्सन ना हो तो, पर्सन ना हो तो क्या होगा, मैटर होगा, तो ओवर लगता है। मतलब कह दिया जाए किस चीज़ के लिए झगड़ा हुआ, किताब के लिए झगड़ा हो गया, तो क्या हो जाएगा, दे वर क्वेरलिंग ओवर बुक्स, यानी कि थिंग, मैटर, मैटर, ठीक है। तो अगर क्वेरल विथ हो तो पर्सन, और क्वेरल ओवर हो तो मैटर या टॉपिक या थिंग। आई होप आपने समझ लिया होगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, डोंट क्वेरल विथ योर नेबर, अपने पड़ोसी से झगड़ा मत करो। और झगड़ा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, विथ का प्रयोग करिएगा, ठीक है, विथ का, क्वेरल के साथ विथ पर्सन। और यदि पर्सन ना हो, मैटर हो, तो क्या करेंगे आप, क्वेरल ओवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करिए। इन द सेंटेंस गिवन बिलो मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एंड एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। सोच लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं, इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया, पूछ रहा है छोटा सा एरर। अब आपको लग रहा होगा मैम छोटा सा एरर कह रही हैं, हाँ भाई छोटा सा ही एरर है, आप जानते हैं। एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी, बताएं, एवरी वन है ना, एवरी वन, ईच वन, बताया गया था ना, नो वन, नन, ये सब हो तो आवर नहीं होगा, हिज होगा। याद आ गया ना, बिल्कुल बच्चों, याद क्यों नहीं आएगा जब मन से पढ़ेंगे तब। एवरी वन ऑफ अस शुड डू हिज ड्यूटी, ना कि आवर ड्यूटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट इसमें किया जाए, यानी कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। कहीं भूल तो नहीं रहे हैं, इसको चलना ऐसे चलते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, इसके बाद सी पार्ट और डी पार्ट, उल्टा चलता है। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है और हिज, ठीक है, हिज, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, कीज डेथ, बताइए। पाप की, कहते हैं ना, पाप की पराकाष्ठा मौत होती है, मृत्यु, यानी बहुत पाप कर देने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है। वेगेज ऑफ जो सिन है वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठा करके सिंगुलर बन जाते हैं, जैसे कलेक्टिव नाउन हम सभी यूज़ करते हैं, कह सकते हैं ना, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स तो कहते हैं, लेकिन अ लगने की वजह से इज कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से वेगेज ऑफ जो सिन है वो सिंगुलर को इंडिकेट करता है, ठीक है, सिंगुलर को। इसलिए ये सिंगुलर को इंडिकेट करने की वजह से हम सभी यहाँ पर क्या करेंगे, इज करेंगे, यानी पाप की पराकाष्ठा मृत्यु होती है। बहुत कम लोग आज के ज़माने में, 9 के बराबर लोग इस बात को मानते हैं या विश्वास करते हैं।
इस सेंटेंस में ये चीज़ लिखा हुआ है। मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे मैम अपने मन से बोल रही हैं। वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। ओके, तो आई होप आपने समझ लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ एशलेस अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विथ नेटिव ओरेटर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। अब आपने इतने बड़े सेंटेंस को देख के जल्दी से क्या किया होगा, मन में फील किया होगा कि इतना बड़ा सेंटेंस, अब हम एरर कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें, सब्जेक्ट ढूंढें, वन है ना। जब सब्जेक्ट बच्चों आपको वन मिल गया तो एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सेंटेंस में वन आया है, खाली वन, तो इसका मतलब हर एक या कोई होता है। तो इसका जो पोजेसिव केस है वो ONE और एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है, ठीक है। और इसका जो पोजेसिव केस हो जाता है वन सेल्फ हो जाता है। जैसे अगर गर्ल होगा तो हर सेल्फ, अगर इट होगा तो इट सेल्फ, आई होगा तो माई सेल्फ, ही होगा तो हिम सेल्फ, वैसे वन होगा तो वन सेल्फ, यानी खुद की इंग्लिश रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ये। अब बताएं, अब आपको मिल गया जब वन, और तो आपके दिमाग में बना वंस। अब जब आपके दिमाग में वंस बना तो आप सीधे चलें, वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ टू टे विथ नेटिव ओरेटर्स। फिर यहीं पर कह दिया इफ़ वन वांट्स, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी इंग्लिश ONE एपॉस्ट्रॉफी एस इम्प्रूव कर सकता है। आप समझ गए ना कि यदि किसी को लाभ लेना है अवसर का तो वो अपने नेटिव ओरेटर से बात करे, तो यदि वह चाहे तो अपनी इंग्लिश क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो ONE1 एपॉस्ट्रॉफी एस। और आपको एग्ज़ाम में क्या मिल सकता है, ONES, ONE और खाली एस, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, सब गलत है जब तक ये स्टाइल ना लिखी हो, ONE एपॉस्ट्रॉफी एस, तब ही सही होगा। तो ये भी नहीं सही स्टाइल है, ये भी नहीं सही स्टाइल है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से कंठस्थ किया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। कॉन्फिडेंस की करेक्ट स्पेलिंग कौन बच्चा बताएगा? सभी लोग यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस की करेक्ट स्पेलिंग, बताएं। कॉन्फिडेंस, 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 बताएं क्या पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस, तो देखिए CONFIDENCE होता है, कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 ये SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्पेलिंग का बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमारे आपके बीच से निकलते हैं, लेकिन कभी नज़रें नहीं वहाँ तक जाती हैं और लगता है अरे यार इतना इजी क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, ऐसे हो गया। तो इसका मतलब है बच्चों, चीज़ों पर ध्यान लगाएं और नोट डाउन करें, समझें, लर्न करें, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड लास्ट, रिलीजियस, बताएं। बहुत से बच्चे इसको करेक्ट कर देंगे कि पहला नहीं सही होगा करेक्ट स्पेलिंग, तो क्या दूसरा, तीसरा, चौथा में से कुछ है सही, बताएं। RELIGIOUS, रिलीजियस, बड़े आराम से याद हो गया ना। यस यू आर राइट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कॉन्फिडेंस, फिर से दोबारा कह दिया क्या? यस यस, ये रिपीट हो गया, सॉरी बच्चों, 2 बार हो गया, ये नया कुछ नहीं मिला। तो चलिए हम नया दे देते हैं आपको, नया स्पेलिंग बताएं। मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? आई एम गिविंग यू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन नोट करें, MISCELLENEOUS, पहला ऑप्शन। MISCELENEOUS, बताएं दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन नोट करें, MISSEECELENEOUS, इसको नोट करें। मिसेलेनियस कौन सा सही होगा? एक ऑप्शन ले लेना ना आप 20 का।
बताएं कौन सा सही होगा, MISCELLENEOUS, या दूसरा ऑप्शन है MISCELENEOUS, या तीसरा ऑप्शन है MISCELENEOUS। विच ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन? बताएं बच्चों, फटाफट बताएं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी स्पेलिंग है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। बताएं मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाए? MISCELEOUNES या MISCELELLE? बताइए। यस, यू आर राइट बच्चों, इसको नोट करें। ऑप्शन नंबर ए सही था। ए मीन्स MISCELLENEOUS। इतनी बड़ी स्पेलिंग आप कहेंगे इतनी बड़ी स्पेलिंग हम कैसे याद करें, लेकिन करना पड़ेगा भाई। MISCELLE, आप ऐसे इसको मिस सेल, फिर है एनियस, तो आप कैसे याद कर सकते हैं? मिस को तोड़ लें, सेल को अलग कर लें, SCELL, एन पढ़ लें, एनियस पढ़ लें, मिसलेनियस, तो याद हो जाएगा। ये आया हुआ है बार बार एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछता है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे 20 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। जो भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, उस टॉपिक के बारे में आप चर्चा करें, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। और पूरी कोशिश है बच्चों, हर तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम में आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए, अरे ये वाला तो हम किए ही नहीं। थोड़ी प्रैक्टिस और बढ़े, फिर पैसेज भी आपको दिया जाएगा, क्लोज टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो है पैसेज क्लोज टेस्ट के साथ साथ आपको PQRS वाले भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि सभी बच्चों को ये टॉपिक, ये मतलब सीरीज़ मिल जाए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सुना, बहुत बढ़िया टाइम दिया। थैंक यू सो मच।